आज का हमारा टॉपिक है संप्रेषण या इसे एक संचार भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसके लिए जो शब्द है वो है कम्युनिकेशन। इसके अर्थ और परिभाषा पर सबसे पहले प्रकाश डालेंगे कि संप्रेषण या कम्युनिकेशन से हम क्या समझते हैं या इससे हमारा अभिप्राय क्या है। तो संप्रेषण शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुई है, यानी कम्युनिकेशन जो जिस शब्द को हम देख पा रहे हैं वो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है सामान्य। यानी अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन से तात्पर्य सामान्य बातचीत से है, या अगर इसको और दूसरे अर्थों में समझने की कोशिश करें तो दो व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया को हम संप्रेषण कह सकते हैं। अब कीथ एक विद्वान है, इनके अनुसार संप्रेषण को समझने की कोशिश करते हैं। कीथ ने कहा है संप्रेषण सूचनाओं और समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। तो संप्रेषण में व्यक्ति अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी समझ को और सूचनाओं को जो है एक से दूसरे व्यक्ति तक जो है ट्रांसफर करते हैं या पहुंचाते हैं। अब संप्रेषण की प्रक्रिया और इसके तत्वों पर गौर करते हैं, प्रकाश डालते हैं। तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया जो है एक चक्रीय प्रक्रिया होती है। चक्रीय प्रक्रिया का मतलब ये है कि एक बिंदु से प्रारंभ होती है और अंत में उसी बिंदु पर आकर के समाप्त हो जाती है। तो इस प्रक्रिया में जो जो मुख्य तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें सबसे पहला है स्रोत या प्रेषक, यानी ये वो बिंदु होता है जिसे हम इंग्लिश में सेंडर भी कहते हैं। ये वो बिंदु होता है जहाँ से संप्रेषण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो यह वो व्यक्ति होता है जो अपने विचारों या भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाता है। इसके बाद यहाँ पर एक शब्द दिख रहा है संदेश, जिसे हम मैसेज कहते हैं। तो संदेश क्या होता है? संदेश इस प्रक्रिया में उद्दीपक की भांति कार्य करता है और जो प्रेषक है वो इसका बहुत उचित प्रकार से उपयोग करता है। जैसे अगर उदाहरण के लिए देखें तो शैक्षिक संचार की जो प्रक्रिया होती है उसमें पाठ्य वस्तु संदेश का कार्य करती है। इसके बाद अगला है माध्यम। माध्यम मतलब मीडियम। तो वो साधन जिसकी सहायता से प्रेषक ग्राही तक यानी दूसरे व्यक्ति तक अपने संदेश को पहुंचाता है उसको हम कहते हैं माध्यम। माध्यम कई प्रकार के हो सकते हैं। आजकल जो प्रचलित माध्यम है वर्तमान समय में वो है रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि। इसके बाद यहाँ दो शब्द लिखे हुए हैं, इनकोडिंग और डिकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब होता है कि जब प्रेषक जो संदेश है उसको लिखता है या उसकी रचना करता है, उसको उस भाषा को कहा जाता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है इनकोडिंग। और डिकोडिंग का मतलब होता है उस संदेश का जो है इस व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा जो है पढ़ा जाना या समझा जाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ शब्द जो है वो है ग्राही, यानी जिसको हम कहते हैं रिसीवर। तो यही वो व्यक्ति होता है जिस तक संदेश को पहुँचाया जा रहा है, यानी इस प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश को इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो व्यक्ति ग्रहण कर रहा है वो क्या है? ग्राही या रिसीवर है। और ये रिसीवर या ये ग्राही जो है उस संदेश को पढ़ने या ग्रहण करने के पश्चात प्रतिपुष्टि के द्वारा प्रेषक को यह बताता है कि मुझे संदेश प्राप्त हो गया या मैंने संदेश समझ लिया है। तो यहाँ से प्रक्रिया शुरू होकर के ग्राही तक पहुँचती है और ग्राही से फिर पृष्ठपोषण के पश्चात वापस प्रेषक तक आ जाती है। और फिर ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि संचार की या संप्रेषण की प्रक्रिया जो है वो अपना कार्य पूरा नहीं कर लेती, यानी जिस उद्देश्य से इस प्रक्रिया को शुरू किया गया था जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो संचार की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये सारे जो तत्व यहाँ पर दिख रहे हैं ये सब संप्रेषण की प्रक्रिया के निहित अनिवार्य तत्व हैं। अब बात करते हैं संप्रेषण के प्रकारों की। संप्रेषण होता कितने प्रकार का है? तो मेनली इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक मतलब जब हम शब्दों के प्रयोग के द्वारा जो है विचारों, भावों को या सूचनाओं को का आदान प्रदान करते हैं परस्पर, तो उसे कहा जाता है शाब्दिक संप्रेषण। इसके दो प्रकार होते हैं, एक है लिखित और एक है मौखिक। लिखित संप्रेषण में व्यक्ति अपनी बात को लिख कर यानी जो है मुद्रित या अमुद्रित माध्यमों का प्रयोग करके वो जो है अपनी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। दूसरा प्रकार है मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण में व्यक्ति लिखने की बजाय बोलकर अपनी बात को जो है दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर उसको ग्रहण करता है।
लिखित में व्यक्ति पढ़कर उस संदेश को ग्रहण करता है और मौखिक में सुनकर। तो अगर हम लिखित के कुछ उदाहरण दें तो लिखित में आपका क्या आता है, जैसे कोई पत्र लिखा है या अगर जैसे हम फोन में कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं तो वो आपका लिखित संप्रेषण का उदाहरण होता है, जिसे दूसरा व्यक्ति पढ़कर ग्रहण करता है। इसी प्रकार से मौखिक संप्रेषण में अगर हम टेलीफोन में बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति जो है उसे सुन रहा है, तो हम किसी भाषा के माध्यम से क्या कर रहे हैं, आपस में संप्रेषण कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रकार हमारे शाब्दिक संप्रेषण में आते हैं। अब आते हैं दूसरे वर्गीकरण पे, जो है अशाब्दिक संप्रेषण, यानी जब हम भाषा के स्थान पर बिना भाषा का प्रयोग किए जब हम संप्रेषण की प्रक्रिया को जो है संपन्न करते हैं तो उसे अशाब्दिक संप्रेषण कहा जाता है। इसके 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। पहला है संकेत के द्वारा, दूसरा है चक्षु संपर्क और मुख्य मुद्राएं, और तीसरा है स्पर्श के द्वारा। तो संकेत के द्वारा यानी जब हम इशारों से या विभिन्न प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को अपनी बात को समझाते हैं, जैसे दाएं या बाएं का इशारा हम बिना बोले कर रहे हैं कि हमें किस ओर जाना है या किस चीज़ को उठाना है, तो वो है संकेत। दूसरा है चक्षु संपर्क और मुख्य मुद्राएं, यानी अपनी आंखों के इशारों से या मुंह के हाव भाव से, जैसे हम अपनी प्रसन्नता को, दुख को या उत्साह को जताते हैं ताकि दूसरा व्यक्ति जो है हमारी बातों को समझ जाए, तो वो दूसरे प्रकार के वर्गीकरण में आता है। और तीसरा है स्पर्श द्वारा, यानी जब हम ना आंखों से इशारा कर रहे हैं, ना ही हम कोई इशारा, ना ही कोई हम प्रतीक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, हम व्यक्ति को छू करके बता रहे हैं कि हमें क्या कहना है या हम क्या कहना चाह रहे हैं बिना बोले, तो वो हमारा तीसरे प्रकार का संप्रेषण होता है जो स्पर्श द्वारा संपन्न किया जाता है। थैंक यू।